आप सभी का विजयपथ एकेडमी बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर एवं ऑफलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम आपके लिए पॉलिटी की एक नई सीरीज लेकर के आ रहे हैं और उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो तीसरा लेक्चर रहेगा। इससे पहले 2 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी यूट्यूब में डल चुके हैं, तो आप प्लीज उसे चेकआउट करिए। तो देखिए, अभी तक का हमने क्या क्या पढ़ा है पॉलिटी के रिस्पेक्ट में। हमने बहुत सारे एक्ट्स पढ़ लिए हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर हम डील कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हम क्विकली इसको देख लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ लिए हैं एक एक करके बताएंगे, क्या क्या हम कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, रेगुलेशन एक्ट किया था, ठीक है। रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 किया था। इसके बाद हमने क्या किया था, इसी का ही अमेंडमेंट एक्ट देखा था जो आया था 1781 में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मेजर वर्क था और कौन सा था, कौन से एक्ट्स हमने और पढ़े हैं। पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा है हमने, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा है, 1784 का एक्ट था ये, ठीक है। इसके बाद मेजर एक्ट्स में हमारे चार्टर एक्ट्स आए थे। चार्टर एक्ट्स आए थे जो कौन कौन से थे। 1793 का पहला चार्टर एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट था, ठीक है। फिर 1833 का चार्टर एक्ट था एंड 1853 का चार्टर एक्ट था। इतना हमने पढ़ा है। इसके बाद 1853 के बाद हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 पढ़ा, ठीक। इसके बाद हमने काउंसिल एक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। इंडियन, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इंडियन काउंसिल एक्ट्स, ठीक। सबसे पहले 1861 का काउंसिल एक्ट पढ़ा, ठीक है। इसके बाद में हमने किसका पढ़ा, 1892 का काउंसिल एक्ट पढ़ा। इसके बाद 1909 का पढ़ा। एक चीज आपको सुधारना है और हमारे ऑनलाइन लिसनर से भी मैं बोलना चाहूंगी कि हमने इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत 1919 के एक्ट को भी रखा था, लेकिन इसमें सिर्फ चेंज ये करना है कि ये काउंसिल एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। बस ये आपको नाम को सुधारने की जरूरत है। हमने इसमें क्या किया था, काउंसिल एक्ट के अंतर्गत सभी फीचर्स बताए थे, बट वो काउंसिल एक्ट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ठीक है। बहुत सारे जो एग्जाम्स है इसमें कहीं ना कहीं ये बोला है कि इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसीलिए हमने उसको इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर कंसिडर किया था, लेकिन वो ऑथेंटिक सोर्सेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, ठीक है। बाकी जितने फीचर्स हैं सभी वैसे ही रहेंगे, जो जो प्रोविजंस मैंने बताया था वो सभी प्रोविजंस वैसे ही रहेंगे। बस चेंज क्या है, आपको नाम को थोड़ा ध्यान रखना है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसके साथ ही साथ इसको हम और क्या बोल रहे थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, है ना। ये भी हम इसको बोल रहे थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और 1909 के एक्ट को हम क्या बोल रहे थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इतना हमने अभी तक का पढ़ा हुआ है और ये सभी जो है रेगुलेशन एक्ट से लेकर के अभी तक ये सभी जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत आता है, ठीक। इसके बाद आज हमको क्या पढ़ना है ना, आज हमको ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पूरा खत्म करना है। 4th लेक्चर होने वाला है हमारा इसको लेकर के, और ये आपका आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 1919 का एक्ट आता है, इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये हमको पढ़ना है आज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसके बाद हमको पढ़ना है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947।
और फाइनली हमारे देश को स्वतंत्रता मिल जाती है इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, ये दोनों एक्ट आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, और अगर टाइम हमको अलाउ करेगा तो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी एटलीस्ट करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ठीक, तो हमारा यही प्रोसेस रहेगा कि एक चैप्टर को करने के बाद हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करें, अगर टाइम अलाउ करता है तो। ठीक है, चलिए, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक, तो वही हमारा मेथड रहेगा पढ़ने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्रोविजंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रोविजंस, ये जो एक्ट था ना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट था। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे उसमें से अधिकांश आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज उतारे गए हैं, या थोड़े मोड़े चेंजेस के साथ उतारे गए हैं। तो सबसे ज्यादा जिस एक्ट का यूज किया गया है एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर मेकिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1930। समझ आया? ठीक, तो अब एक एक करके हम इसके पूरे प्रोविजंस को डील करेंगे। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो प्रोविजन आया था, उसमें 3 लिस्ट की बात करी गई थी। पहला फेडरल लिस्ट, दूसरा प्रोविंशियल लिस्ट, और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इन 3 लिस्ट की यहाँ पर बात जो है वो करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। ठीक, फेडरल लिस्ट जो रहेगा वो सेंट्रल लेवल पर रहेगा, प्रोविंशियल लिस्ट जो रहेगा वो प्रोविंशियल लेवल पर रहेगा, और जो कंकरेंट लिस्ट रहेगा दैट विल बी ऑफ बोथ, फेडरल लिस्ट का भी पार्ट रहेगा, कंकरेंट लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट का भी पार्ट रहेगा। तो ये सेम चीजें हमको आज के भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है क्या? है ना, नाम इसका बस थोड़ा सा बदल गया है। हम इसको सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, इसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, और इसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो सेंट्रल या फेडरल के क्षेत्र में आते हैं, अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उसको फेडरल लिस्ट के अंतर्गत लाया गया। जो स्टेट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो प्रोविंशियल लिस्ट के अंतर्गत लाया गया, और जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं या दोनों पार्टीज सेंट्रल व स्टेट दोनों लॉज बना सकती हैं, वो किसके अंतर्गत आया? कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आया। ठीक है, ये समझ में आया? इसके साथ में एक पावर होती है जिसको हम कहते हैं रेसिड्यूअरी पावर। रेसिड्यूअरी पावर का मतलब क्या होता है कि इन लिस्ट में अगर कोई चीज इंक्लूड नहीं हुई या जो बचे खुचे टॉपिक्स हैं वो कहाँ जाएंगे, तो वो आता है आपका रेसिड्यूअरी पावर के अंतर्गत। समझ आया? इसको हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि रेसिड्यूअरी पावर किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, सेंटर के में आता है कि प्रोविंशियल लिस्ट के अंतर्गत आता है। अभी आपको ये याद रखना है कि ये जो रेसिड्यूअरी पावर थी उस समय पर किसके हाथ में थी? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मतलब इन तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं है वो रेसिड्यूअरी पावर के अंतर्गत आएंगे, और उनमें कौन नियम या कानून बना पाएगा? हमारा वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है वो लॉज बनाने के लिए केपेबल रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये पहला प्रोविजन था जिसके अंतर्गत 3 लिस्ट के बारे में बात करी गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एवं कॉन्करेंट लिस्ट। और इसके साथ ही साथ रेसिड्यूअरी पावर की भी बात की गई कि अब रेसिड्यूअरी पावर किसके हाथ में रहेगा? वाइसरॉय ऑफ इंडिया के हाथ में रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा प्रोविजन देखते हैं। हमने 1990 के जो हमारा इससे पहले हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके अंतर्गत हमने देखा था कि प्रोविंसेस में डायरार्की इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। ये हम याद है हमको कि प्रोविंसेस में डायरार्की इंट्रोड्यूस की गई थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ये बताया गया कि जो प्रोविंसेस हैं
उनमें जो डायरार्की है उसको क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। जो प्रोविंशियल लेवल पर डायरार्की है उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। डायरार्की का मतलब क्या होता है, नहीं पता? दो सब्जेक्ट, गुड है ना, दो सब्जेक्ट्स रहते थे। एक प्रोविंशियल लेवल पर ही दो सब्जेक्ट्स रहते थे, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, ये दो सब्जेक्ट्स रहते थे। ठीक है, ट्रांसफर्ड के अंतर्गत क्या होता था कि वॉइसरॉय को लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो भी फैसला होता था उसको कहीं ना कहीं उसको ध्यान देना पड़ता था। लेकिन रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो होते थे उसमें वॉइसरॉय और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपने आप में समर्थ होता था डिसीजंस लेने में। समझ आया? तो ये जो डायरार्की थी प्रोविंसेस में, इसको इस एक्ट के अंतर्गत क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एंड डायरार्की was introduced in सेंट्रल लेवल। ठीक है, ये एक प्रोविजन आपको देखने को मिलता है कि प्रोविंसेस में, ठीक है, प्रोविंसेस में डायरार्की को खत्म कर दिया गया और अब जो डायरार्की होगी वो कहां पर इंट्रोड्यूस कर दी गई, सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस कर दी गई। इसका मतलब अब सेंट्रल लेवल पर वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के पास दो लिस्ट होंगे या दो आपके क्या बोल सकते हैं ऑप्शंस होंगे। एक तो होगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा होगा रिजर्व्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट, समझ में आया? ठीक है, तो डायरार्की को प्रोविंसेस में खत्म कर दिया गया और डायरार्की को सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, ये पॉइंट हमको याद रखना है क्योंकि पूछता है फर्स्ट टाइम डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंटर इन विच एक्ट, कौन से एक्ट के अंतर्गत सबसे पहली बार डायरार्की को सेंट्रल लेवल में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसका आंसर क्या आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। समझ आया? ये प्रोविजंस हमको पहला 3 लिस्ट बनाए गए, उसके बाद रेसिड्यूरी पावर्स की बात की गई जो किसके अधिकार क्षेत्र में थी, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के। इसके बाद प्रोविंसेस में डायरार्की को खत्म कर दिया गया और अब डायरार्की को सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ आया? आगे देखते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो हमारा प्रोविजन है, आपको याद है हमने पढ़ा था कि सेंट्रल लेवल पर बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। याद है क्या होता है बाई कैमरलिज्म? हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। पार्लियामेंट दो हाउसेस रहते हैं, है ना। बाई कैमरलिज्म था, उसमें दो हाउसेस की बात करी गई थी, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, इसको अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो ये लोकसभा कहलाता है और ये राज्यसभा कहलाता है। ठीक है, तो उसी तरीके का कुछ सिमिलर था बाई कैमरलिज्म जो सेंट्रल लेवल पर था, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत अब बाई कैमरलिज्म को सेंट्रल के साथ साथ स्टेट लेवल पर भी इंट्रोड्यूस किया गया। सो बाई कैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 6 out of 11 प्रोविंसेस। मतलब इसका मतलब क्या है, 11 प्रोविंसेस थे उस समय पर टोटल, तो 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म को क्या किया गया, यूज किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया। समझ में आया? एक एक चीज याद रखना है। बाई कैमरलिज्म को हमने देखा था पिछले एक्ट के अंतर्गत सबसे पहली बार बाई कैमरलिज्म जो है सेंट्रल लेवल पर इस्तेमाल किया गया था और इस एक्ट के अंतर्गत बाई कैमरलिज्म को सेंट्रल के साथ साथ स्टेट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पर भी क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म को अलाउ कर दिया गया। अब वहां पर भी दो जो है वो हाउसेस की स्थापना कहीं ना कहीं करेगी। समझ आया? दो चीजें याद रखना, डायरार्की को
प्रोविंस से हटा दिया और सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन बाइकैमरलिज्म को सेंट्रल से नहीं हटाया और प्रोविंशियल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया। मैं जो बोली समझ में आया? यहाँ पर प्रोविंस से हटा करके सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल में था वो तो था ही, इसके साथ साथ में प्रोविंशियल लेवल पे भी इंट्रोड्यूस किया गया। ये हमको घुमा फिरा के क्वेश्चंस व्यापम में पीएससी में पूछता है, तो ये आपको एग्जैक्टली चीजें याद होनी चाहिए कि डायरकी को पहले सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के अंतर्गत, और यहाँ पर बाइकैमरलिज्म को प्रोविंशियल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन सेंट्रल से नहीं हटाया गया और यहाँ पर हटा दिया गया था प्रोविंशियल से। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? चीजें समझ आ रही है ना? ठीक है, ये चीजें हमको देखने को मिलती है। ये 3 हो गया। चौथा देखो, नोट करते जाना है ना आप लोग। हम जो अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, वो इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं कि ओवरऑल हम पूरे लक्ष्मीकांत को कवर कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको चीजें याद हो जाए। तो आप ये पॉलिटी का जो कंप्लीट करोगे कोर्स, इसके बाद आपको अलग से कोई क्लासेस पॉलिटी की रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, स्पेशली फॉर ऑल द एमसीक्यूज या जो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके। मेंस के लिए तो हम देखेंगे ही कि इसको लिखते कैसे हैं, यही स्टेटमेंट्स रहेंगे, यही प्रोविजंस रहेंगे, लेकिन उसमें अंतर क्या आ जाता है कि आपका लिखने का स्टाइल, वे ऑफ राइटिंग थोड़ा सा उसको बताना पड़ेगा। बाकी नॉलेज की बात करोगे तो इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है सीजीपीएससी और व्यापक में। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ, आपका जो फोर्थ प्रोविजन था उसमें क्या किया गया? रिजर्व बैंक का गठन किया गया। रिजर्व बैंक का गठन किया गया, ये हम आज भी देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक वाज सेट अप। सबसे पहली बार रिजर्व बैंक की स्थापना इसी एक्ट के अंतर्गत करी गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, लिया है, और आज भी वो प्रोविजन हमको देखने को मिलते हैं। जैसे बाइकैमरलिज्म आज भी देखने को मिलता है सेंट्रल लेवल पर, डायरकी हमको आज भी सेंट्रल लेवल पर देखने को मिलती है, ट्रांसफर सब्जेक्ट है, रिजर्व सब्जेक्ट है। इसके साथ ही साथ में रेसिड्यूरी पावर हमको देखने को मिलती है, 3 लिस्ट हमको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज भी जो है वो कंटिन्यू जो है वो चल रहा है। समझ आया? तो सभी प्रोविजंस कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं, और इसके साथ ही साथ ऐसा ब्लेम भी किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 के एक्ट को कॉपी पेस्ट कर दिए। मतलब जो 1935 के एक्ट में जो प्रोविजंस थे ना, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि हमने अकॉर्डिंगली चीजों को बदला है। जहां पर हमको जो चीज की जरूरत लगी उसको बदला है। मतलब अभी भी वाइसरॉय ऑफ इंडिया के हाथ में पावर नहीं है, अब पावर हमारे इंडियन लोगों के हाथ। तो इसका कहने का मतलब है कि हमने अकॉर्डिंगली टाइम के साथ साथ चीजों को अडॉप्ट किया है, और भले ही हमने बहुत सारी चीजों से इंस्पायर हम हुए हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते कि हमने कॉपी पेस्ट किया। समझ आया? चलो फिफ्थ प्रोविजन आप देख लो, यहाँ पर बनाया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। इसके साथ ही साथ में प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना। ठीक, ये दोनों को बनाया गया, इट वाज सेटअप। ठीक है, ये दोनों को बनाया गया। दिख रहा है ज्यादा एकदम छोटा तो नहीं हो जा रहा है ना? तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया गया एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को इसी एक्ट के अंतर्गत बनाया गया। इससे पहले हमने देखा था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, याद है कौन से एक्ट के अंतर्गत बना था?
रिवाइज करके आए करो, है ना, इसका आंसर मैं कल पूछूंगी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया और इसके साथ में प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया। लास्ट हम देख लेते हैं 6th प्रोविजन। इसके अंतर्गत में फेडरल कोर्ट्स की स्थापना हुई। फेडरल कोर्ट वॉज सेटअप। यही कहीं ना कहीं आज का सुप्रीम कोर्ट हम कह सकते हैं। 1937 में इसको बनाया गया था। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना आपको देखने को मिलती है इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो इतने मेजर प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए क्विकली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं तो पहले, फिर हम अपने प्रेजेंटेशन में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए पहला प्रोविजन क्या था, 3 लिस्ट बनाई गई। कौन कौन सी लिस्ट बनाई गई, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट, ठीक है। इसके साथ ही साथ में एक पावर बनाई गई, क्या था वो, रेसिड्यूरी पावर। इसका मतलब जो भी सब्जेक्ट्स होंगे जो इन तीनों लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं होंगे उसको हम किस में डाल देंगे, रेसिड्यूरी पावर के अंतर्गत। और रेसिड्यूरी पावर किसके हाथ में रहेगी, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के हाथ में रहेगी, ठीक है। पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन क्या था, डायरकी को प्रोविंशियल लेवल पर खत्म कर दिया गया और सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी मतलब क्या होती है, 2 सब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व, ठीक है। इसके बाद बाइकैमरलिज्म जो सेंट्रल लेवल पर चल रही थी ऑलरेडी, उसको अब स्टेट लेवल पर या प्रोविंशियल लेवल पर भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जो टोटल हमारे 11 प्रोविंस थे उसके 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। मतलब बाइकैमरलिज्म का मतलब 2 हाउसेस का सेटअप किया गया। कौन कौन से हाउसेस थे, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम आज का क्या कहते हैं, लोकसभा व राज्यसभा कहते हैं। देखिए लोकसभा व राज्यसभा आफ्टर इंडिपेंडेंस उसका नाम रखा गया, ठीक है। 1950s का जो डिकेड था उसी में ही लोकसभा और राज्यसभा का नाम रखा गया। पहले उसको अपर हाउस एंड लोअर हाउस कहते थे, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे अगर आप भूल जाएंगे तो। ये जो था ये बेसिकली लोअर हाउस था और ये जो था ये अपर हाउस था, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। ये 2 हमको चीजें याद रखनी है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इसके बाद और क्या क्या चीजें हुई, सबसे पहले रिजर्व बैंक का सेटअप किया गया। आज भी हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत में है, जिसको हम और क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं। बैंक्स ऑफ ऑल बैंक, जितने भी बैंक हैं उनका सबसे बड़ा बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, पैसे को चेक करता है क्या है कैसा, जितना भी फाइनेंस रिलेटेड मैटर है वो सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके साथ ही साथ में हमने 2 चीजें और देखी, कौन कौन सी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या हो गया, आवाज थोड़ा जोर से बोलो, गले में प्रॉब्लम है, अच्छा कोई बात नहीं। इसके बाद फिर फेडरल कोर्ट वाज सेटअप, फेडरल कोर्ट को बनाया गया जो आज का कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हमको देखने को मिलता है। प्रोविजंस याद हुए, नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हर जगह हर यूट्यूब हर ऑनलाइन ऑफलाइन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ो तो आपको याद हुआ, ठीक। चलो अब हम देखते हैं इसका प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पर ये पर्सन है जो साइन कर रहे हैं इस एक्ट को, ठीक। चलिए देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा हम अब थ्योरेटिकल वे में जाएंगे। जितने भी फैक्चुअल चीजें थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, अब हम थ्योरेटिकल वे में जाएंगे। दिस एक्ट वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट
passed by the British Parliament. सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो ये एक्ट है ये सबसे लंबा एक्ट था जो अभी तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। ये आपको याद रखना है, ये लिखना भी है कि लॉन्गेस्ट एक्ट था ये। अभी तक हमने जितने भी एक्ट देखे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो, है ना, 1858 का जो एक्ट आया, या जितने भी हमारे काउंसिल एक्ट्स आए, उन सब के कंपैरिजन में ये जो एक्ट था वो सबसे लंबा एक्ट था। और इसीलिए इसके बहुत से प्रोविजंस आज भी हमारे संविधान में झलकते हैं, ठीक। And aimed to provide the more autonomy to Indian provinces and prepare India for self government. इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्ट था ये भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवाने की बात कर रहा था। ऑटोनॉमी की मतलब क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा उनको अधिकार देने की बात कर रहा था, समझ आया? ऑटोनॉमी का मतलब अब वो डिसीजंस ले पाएंगे अपने क्षेत्रों में, और ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम रहेगा। इसके साथ ही साथ में इंडिया को तैयार कर रहा था फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन के लिए भारत को वो तैयार कर रहा था। तो ये आपको याद रखना है कि इट वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट एंड इट वाज फॉर प्रिपेयरिंग इंडियंस टू सेल्फ गवर्न देमसेल्फ। समझ आया कि इंडियंस को वो प्रिपेयर कर रहा था सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ठीक। ये हमको याद रखना है। इसके साथ ही साथ में देखिए अब इसका मेन फीचर हमको पढ़ना है, ठीक है। क्या है इसका मेन फीचर? वही चीजें जो मैंने बताई हैं आपको, ये रिवीजन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। फेडरल सिस्टम, प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन इंक्लूडिंग द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स। तो एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई, ये हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि उतना ज्यादा ये एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन आप इसको लिख लेना अगर लिख रहे हो तो, कि एक ऐसे फेडरेशन की बात की गई जिसमें ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस भी शामिल होंगे और प्रिंसली स्टेट्स भी शामिल होंगे। क्या क्या होगा? जो भी ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस है, मतलब स्टेट्स आप समझ सकते हो, आज का जो स्टेट रहता है वैसे ही उस समय का प्रोविंस रहता था। तो जितने भी ब्रिटिश इंडिया के अधिकार क्षेत्र में प्रोविंसेस होंगे वो भी शामिल होंगे, और साथ ही साथ में जो प्रिंसली स्टेट्स रहेंगे, जो राजघराना जिसको आप बोलते हो, राजा महाराजाओं के शासन क्षेत्र जो रहेंगे वो भी शामिल होंगे, और एक साथ मिलकर के ये क्या कहलाएगा? ऑल इंडिया फेडरेशन कहलाएगा। समझ आया? Princely states were not compelled to join, so the federation never materialized. इसीलिए मैंने आपको इसको नहीं बताया था कि ये सिर्फ प्रोविजन था, लेकिन इसको कभी भी रियलिटी में नहीं लाया गया। ये रियलिटी में नहीं आया था, ये सिर्फ और सिर्फ पेपर में रिटन था। रियलिटी में क्यों नहीं आया? क्योंकि जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे इन्होंने कभी भी ये फेडरेशन ज्वाइन ही नहीं किया। तो जब फेडरेशन ज्वाइन नहीं करेंगे तो कैसे वो एग्जिस्टेंस में आएगा, है ना? इसीलिए ये फेडरेशन कभी भी बना ही नहीं या कभी भी सफल ही नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब प्रोविंसेस बिकेम ऑटोनॉमस यूनिट फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अब जो प्रोविंसेस थे, अब जो राज्य थे वो क्या बन गए थे? ऑटोनॉमस यूनिट के तौर पर काम कर रहे थे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर थे। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं मिलने लग गई थी। क्या मिलने लग गई थी? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अब प्रोविंसेस को मिलने लग गई थी, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल से वो थोड़े थोड़े बाहर हो रहे थे, ठीक है। देखिए डायरकी मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट वाज अबॉलिश्ड इन प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में जो डायरकी है उसको खत्म कर दिया गया था, और उसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? सेंट्रल लेवल में। ये आगे हम देखेंगे। इलेक्टेड द इंडियन मिनिस्टर्स नाउ हैड अ रियल पावर इन प्रोविंसेस। मतलब अब जो भारत के मिनिस्टर्स रहते थे, जो कि इलेक्ट होते थे, उनके पास में अब सचमुच का पावर रहता था फॉर प्रोविंसेस, रियल पावर इन
प्रोविंसेस। समझ में आया? तो जो भी इलेक्टेड इंडियंस रहते थे या इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर्स रहते थे, उनके पास में अब रियल पावर रहता था प्रोविंसेस में। पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ और सिर्फ नाम का पावर रहता था कि भाई आपके पास ये अधिकार है, लेकिन जो कंट्रोल रहता था वो वाइसरॉय का रहता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में सही में सचमुच का पावर जो है वो मिलने लगा। समझ आया? ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है डायरकी, और ये भी याद रख लेना ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया था, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दो ही चीजें आप याद रखने लायक है, ऑल इंडिया फेडरेशन और दूसरा डायरकी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या प्रोविजन था इसमें देखेंगे हम कि डायरकी एट सेंट्रल लेवल। ये मैंने बता दिया है आपको कि डायरकी सेंट्रल लेवल पर स्टार्ट की गई थी रिवर्स ऑफ 1999। वही बोला है कि जो चीज 1919 में हुई थी ना, उसको इन्होंने पलट दिया, रिवर्स कर दिया, कि डायरकी को प्रोविंस से हटा करके कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया? सेंट्रल लेवल में। ऐसे धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट द सेंट्रल लेवल। वही बोल रहा है कि अब डायरकी को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? सेंट्रल लेवल में इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखिए रिजर्व्ड सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफेंस था, एक्सटर्नल अफेयर्स था, कंट्रोल्ड बाय गवर्नर जनरल, या हम इसको वॉइसरॉय भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे, जो सिर्फ और सिर्फ वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में थे, वो कौन कौन से थे? डिफेंस था और एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, जितनी भी मिलिट्री से रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजीज होंगी, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, वो सभी किसके अधिकार क्षेत्र में रहेगा? वॉइसरॉय के अधिकार क्षेत्र में रहेगा, और उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट देख लीजिए। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन कौन से थे? कंट्रोल्ड बाय मिनिस्टर्स। ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे? हमारे इंडियन मिनिस्टर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। ठीक है, तो ये था। अब देखिए, नेवर इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू द फेलियर ऑफ फेडरल प्लान। ये जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ये भी सिर्फ और सिर्फ पेपर में ही रहा, इसको भी रियलिटी में कभी भी अस्तित्व में नहीं लाया गया। इट वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू द फेलियर ऑफ फेडरल प्लान। फेडरल प्लान फेल हो चुका था, जिसके कारण इस प्रोविजन को कभी भी रियलिटी में नहीं लाया गया। समझ आया? ठीक है, फोर्थ देखेंगे, बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेशन। अब देखिए, जो बाई कैमरलिज्म सेंट्रल लेवल पर थी वो बढ़ाई गई, सेंट्रल लेजिस्लेशन में बाई कैमरलिज्म लाया गया। ये हम देखें, फेडरल असेंबली यानी कि लोअर हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि अपर हाउस, ये चीज यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेशन में लाई गई। मेंबर्स ऑफ फेडरल असेंबली टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। तो समझिएगा, जो फेडरल असेंबली के जो मेंबर्स रहते थे वो पार्टली इलेक्ट होते थे और पार्टली नॉमिनेट। इसका मतलब क्या है कि कुछ व्यक्ति जो होंगे वो पार्टली इलेक्ट होंगे, मतलब वोट के द्वारा चुने जाएंगे, और कुछ व्यक्ति जो है वो नॉमिनेट होंगे। जैसे आज भी हम देखते हैं राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती डायरेक्टली लोगों के द्वारा, वो नॉमिनेट किए जाते हैं, है ना, और लोकसभा में डायरेक्टली जनता जो है वो वोट करती है। यही बोल रहा है ना कि पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आया इतना? इसमें से हमको ये याद रखना है बस रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, और जो दोनों एक्शन में नहीं आए, बाकी सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखेंगे मोर पावर टू गवर्नर। मतलब अब गवर्नर को ज्यादा से ज्यादा पावर दी गई। कैसी पावर दी गई?
प्रोविंशियल गवर्नर्स गॉट स्पेशल पावर्स। जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे उनको स्पेशल पावर्स दी गई, जैसे कि कुड ओवरराइड द मिनिस्टर्स एडवाइस, मतलब अब वो जो मिनिस्टर्स रहेंगे उनके एडवाइस को ओवरराइड कर पाएंगे। ओवरराइड करने का मतलब उनके एडवाइस को फॉलो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, समझ आया? ओवरराइड करना। एक्टेड अंडर द डायरेक्शंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो रहेंगे गवर्नर्स वो किसके डायरेक्शन के अंतर्गत काम करेंगे? सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अंतर्गत काम करेंगे, और बाकी किसी का भी वो जो है वो क्या बोल सकते हैं, किसी का भी क्या वर्ड यूज करें हम यहाँ पर, है ना, किसी का भी वो नहीं मानेंगे। किसी का भी अगर मान लीजिए कोई उनको कुछ काम करने के लिए बोल रहा है या कोई उनको ऑर्डर दे रहा है तो वो नहीं मानेंगे। ये आपको समझ आया? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमने आपसे बात भी की है इससे रिलेटेड कि आरबीआई का गठन किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Act provided for the establishment of RBI in 1935, ईयर भी इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली एक्ट 1935 में आया है तो ये भी उसी समय बनेगा, ठीक है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 1935 में ये बोला गया कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन होगा। समझ आया? तो इसमें हमने क्या क्या देखा? ज्यादा पावर्स दी गई गवर्नर को। अब गवर्नर जो है किसके डायरेक्शंस को फॉलो करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्शन को फॉलो करेगा। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी गठन हुआ। समझ आया? इससे रिलेटेड कोई डाउट है? याद हो रही है ना चीजें? लास्ट में एक बार हम और रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है। चलो आगे देखो। अब देखिए वही चीजें लिखी हुई है। फेडरल कोर्ट्स का गठन किया गया। इस्टेब्लिश अ फेडरल कोर्ट एट दिल्ली 1937। ईयर इंपॉर्टेंट है, लिख लो कि अब फेडरल कोर्ट बनाया गया। कहां पर बनाया गया? दिल्ली में बनाया गया। 1937 में बनाया गया और यही आज का सुप्रीम कोर्ट के रूप में इस्टेब्लिश्ड है, ठीक। सेपरेट इलेक्टोरेट देखिए सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1909। गुड। और इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को अब और ज्यादा बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया? कंटिन्यूड द कम्युनल इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन रिलीजन, मतलब धर्म के आधार पर अब कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखा गया। इसके साथ ही साथ जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट है उसको महिलाओं के लिए भी कंटिन्यू कर दिया गया, और जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो दलित्स हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके लिए भी अब इसको कंटिन्यू कर दिया गया। तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट का एक्सपेंशन किया गया। क्या किया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट का एक्सपेंशन किया गया। अब सिर्फ और सिर्फ जाति या धर्म के आधार पर नहीं, अब महिलाओं को भी सेपरेट इलेक्टोरेट के अंडर ला लिया गया और डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट के अंतर्गत रख दिया गया, ठीक है। इसके साथ देखिए बर्मा सेपरेटेड। बर्मा नाउ म्यांमार वाज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। ये हमारे मतलब का चीज नहीं है कि बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से हटा दिया गया था, अब वो अलग हो गया। ये हमारे मतलब की चीज नहीं है, हमको ये देखना है। पहला फेडरल कोर्ट का गठन हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ा दिया गया, बस और कुछ नहीं, ठीक। चलो आगे देखो। अब यहाँ पर इसमें अगर हम समझेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो देखिए ऑल इंडिया फेडरेशन लाया गया, जिसके अंतर्गत कौन कौन थे? ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे, दोनों थे। लेकिन ये कभी भी पेपर के बाद रियलिटी में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन ही नहीं किया ये फेडरेशन। समझ आया? तो लिखा हुआ है प्रिंसली स्टेट्स का ऑप्शनल था, नेवर हैपेंड, मोर पावर्स टू इलेक्टेड मिनिस्टर्स। इसका मतलब प्रिंसली स्टेट्स के हाथ में ये चीज क्या थी? ऑप्शनल थी। अगर उनका मन करता तो वो ऑल इंडिया फेडरेशन को ज्वाइन करते, नहीं करता तो नहीं करते। समझ में आया? इसीलिए ये चीज कभी भी अस्तित्व में ही नहीं आए। तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में 1935 के एक्ट में कहा गया था, इतना ही क्वेश्चन आता है, ठीक। इसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई।
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, और एंड ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में डायरकी को खत्म कर दिया गया और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई। इसका मतलब क्या होता है, देखिए डायरकी जब थी तो दो आपको देखने को मिलती है, एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट देखने को मिलता है, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट था और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था, ठीक है, तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंतर्गत तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोल सकती थी, लेकिन रिजर्व्ड सब्जेक्ट के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ गवर्नर्स को अधिकार होता था। इस चीज को खत्म कर दिया गया और अब उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। इसका मतलब क्या है कि अब जो भी टॉपिक्स रहेंगे, जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या मिनिस्टर का हस्तक्षेप रहेगा। तो इससे हुआ क्या, इससे ज्यादा से ज्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली प्रोविंसेस को। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? एक बार और बताऊं, देखिए समझिए, दो टॉपिक्स, जो डायरकी होता था, डायरकी के अंतर्गत क्या होता था, आपको दो लिस्ट होती थी या दो टॉपिक्स या दो सब्जेक्ट्स होते थे। एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होता था, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या होता था कि जो क्या बोल सकते हैं, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया रहेगा, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो भी मेंबर्स का फैसला रहेगा उसको सुनना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंतर्गत, रिजर्व्ड सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या होता था कि वॉइसरॉय जो है वो डिसीजन लेने में समर्थ रहता था, उसको किसी भी मेंबर्स की बात नहीं सुननी रहती थी, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले पाएगा। समझ आया? लेकिन यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हटा दिया गया और अब वॉइसरॉय का कोई रोल नहीं था प्रोविंसेस में। समझ में आया? तो अब प्रोविंसेस को ज्यादा राइट्स मिलेंगे, ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी और वो अपने डिसीजन स्वयं ले पाएंगे। उनको रिजर्व्ड सब्जेक्ट के अंतर्गत में कोई भी टॉपिक नहीं रखना है। अब समझ में आया? अब रिजर्व सब्जेक्ट के अंतर्गत में कोई भी चीजें नहीं रहेंगी और प्रोविंशियल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी मिली उनको और हर एक सब्जेक्ट का फैसला अब वो खुद कर पाएंगे। उनको वॉइसरॉय का यहाँ पर डिसीजन का वेट नहीं करना पड़ेगा। अब समझ आया? कि एक बार और बताऊं, आ गया पक्का? तो प्रोविंशियल लेवल पर ऑटोनॉमी ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्योंकि डायरकी को खत्म कर दिया गया। पहले डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था पिछले एक्ट के अंतर्गत, अब डायरकी को खत्म कर दिया गया, इसीलिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बढ़ गई। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, ये तो ऐसे ही है ना। इसके बाद देखिए डायरकी एट सेंटर, ये हमने देखा हुआ है ना, डायरकी एट सेंटर। अब सेंट्रल लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई। ये सेम चीज है जो प्रोविंशियल लेवल पर चल रही थी, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट की, वो प्रोविंसेस से हटा करके कहां पर, सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस कर दी गई। गवर्नर जनरल कंट्रोल द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा। अब गवर्नर जनरल जो होंगे वो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जैसे मामलों को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यहाँ गवर्नर जनरल का अर्थ वॉइसरॉय से ही है, अल्टरनेटिवली इसको यूज किया है। समझ आया? देखिए इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, डायरकी को प्रोविंस में खत्म कर दिया गया और सेंटर में इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ ही साथ बाइकैमरलिज्म को भी प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इसमें नहीं लिखा है लेकिन वो प्रोविजन के अंतर्गत था। इसके साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, पहला चीज। दूसरा, फेडरल कोर्ट बनाया गया दिल्ली में, और इसके साथ ही साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाए गए। तो जो मैं स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ वो लिखो, वो मेन फीचर्स है, बाकी ये सब चीजें तो सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए। तो जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखो, वो डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या था। जैसे कि मोस्ट कंप्रेहेंसिव एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले सबसे ज्यादा कंप्रेहेंसिव या लॉन्गेस्ट एक्ट था, लॉन्गेस्ट एक्ट आप इसको बोल सकते हो। इसके साथ लेट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज स्टिल यूज्ड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, एग्जांपल के लिए फेडरल सिस्टम, आरबीआई
एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। इसका मतलब क्या कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया जो आजादी के बाद भी लोगों ने यूज किया। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो यूज किया गया। आरबीआई आज भी अस्तित्व में है। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था उसी को ही ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम से आज जाना जाता है, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये सभी क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। समझ आया कि नहीं आया, कि एक बार और बताऊं? आ गया पक्का? तो ये बोला जा रहा है कि ये जो एक्ट था ये इतना इम्पोर्टेंट था कि इसके बहुत सारे प्रोविजंस हमको आजादी के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। ठीक, लास्ट देखिए, बिकेम बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का ये क्या बन गया, एक बेस बन गया, एक आधार बन गया। जब 1947 से 1950 का ट्रांजिशन हो रहा था तब ये जो एक्ट है वो एज अ बेसिस काम किया। इसी के ही प्रोविजंस को देख करके लोग जो है वो एक्ट कर रहे थे। समझ में आया? तो 1947 से 1950 के बीच में जो ट्रांजिशन का पीरियड था उसमें ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहा 1935 का, यही कहीं ना कहीं आधार बना और इसी को देखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया। समझ में आया? अब देखिए, बस हो गया। इसका क्रिटिसिज्म क्या था, गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल हैज एक्सेसिव पावर्स। मतलब जो हमारे प्रोविंसेस में गवर्नर्स थे और जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नर जनरल थे उनके पास बहुत सारे पावर्स जो है देखने को मिल रहे थे। कंटिन्यूड द कम्युनल डिवीजन, मतलब जो धर्म के आधार पर डिवीजन होता था उसको भी कंटिन्यू रखा गया। इसके साथ ही साथ नो रियल ट्रांसफर ऑफ सेंट्रल पावर टू इंडियन, किसी भी तरीके का जो रियल पावर था वो भारतीयों को अभी भी नहीं दिया गया। ठीक, ये हमने ओवरऑल देखा। एक बार हम क्विकली और देख लेंगे, लिख लिख के जल्दी से लिख लिया इसको। ठीक है, तो चलो अब आप लोग बताओगे पहला प्रोविजन क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का? पहला प्रोविजन क्या था? अब बुक्स को बंद कर दो और जल्दी जल्दी बताते जाओ। ठीक है, पहला प्रोविजन क्या था? जो मैं लिखवाई हूँ वो मैं पूछ रही हूँ। सबसे पहले 3 लिस्ट बनाए गए थे। ठीक है, कौन कौन से? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक, कंकरेंट लिस्ट की पावर किसके हाथ में थी? वॉइसरॉय के हाथ में थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ में एक पावर थी रेसिड्यूरी पावर। अब ये रेसिड्यूरी पावर जो है वो किसके हाथ में थी? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के हाथ में। ठीक है, ये हमको याद रखना है और ये 3 लिस्ट बनाए गए थे। इसके साथ दूसरा प्रोविजन बताओ, डायरकी। ठीक है, तो प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी को क्या किया गया? एंड कर दिया गया। और कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? गुड, इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल लेवल। ठीक है, इसके बाद और क्या किया गया? बाईकैमरलिज्म को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? पक्का ना, सेंट्रल में तो नहीं था? सेंट्रल में था बट अभी प्रोविंशियल में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, प्रोविंशियल लेवल। तो 11 में से आउट ऑफ 6 है ना, आउट ऑफ 11, तो 11 में से 6 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद देखेंगे फेडरल कोर्ट्स, ये बनाए गए। कहाँ पे बनाया गया? दिल्ली में बनाया गया। इसके साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इसके साथ ही साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। और इसमें एक और चीज लिखी हुई है, 7वां मान लो, ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया जो कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। इतना हमको इस एक्ट के अंतर्गत पढ़ना है जो प्रीलिम्स मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। समझ आया? याद हुई चीजें? ठीक, गुड। चलो, हो गया ये। अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट एक्ट जिसको हम बोलेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक,
हम पहले इसका वो देख लेते हैं, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, देखिए ये एक्ट कब लाया गया था? 1947 में लाया गया था, ठीक है। और ये एक्ट बेसिकली एक प्लान आया था, माउंट बेटन प्लान। क्या आया था? माउंट बेटन प्लान आया था, उसी का ही कहीं ना कहीं उसी एक्ट को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में बदल दिया गया, ठीक है। पहले आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो, तब आपको चीजें समझ आएगी, ठीक है। देखिए जब 1947 से पहले पहले क्या हो रहा था, अब जो अंग्रेज है उनको बहुत जो है वो प्रेशर फील हो रहा था कि अब भारत को जो है वो स्वतंत्रता देनी ही देनी है, भारत को आजादी देनी ही देनी है। इसलिए एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम क्या था? एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था क्लेमेंट एटली। क्या नाम था? क्लेमेंट एटली था। ये जो पर्सन थे, इन्होंने कहा कि अब हम भारत को आजादी दे देंगे और एक डेट डिसाइड की टिल बेसिकली 1948 है ना, और 30th ऑफ जून। ये बोला कि 30th ऑफ जून 1948 से पहले हम भारत को आजाद कर देंगे। ये किसने कहा था? क्लेमेंट एटली ने कहा था। क्यों कहा था? ये पूरा हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते जाएंगे अलग अलग प्लान्स, क्या हुआ कैसे हुआ। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ये डेट डिसाइड की थी 30th ऑफ जून 1948, और उन्होंने कहा था कि इस डेट से पहले पहले हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए एक प्लान आता है जिसको हम कहते हैं माउंट बेटन प्लान, ठीक है। अब ये माउंट बेटन प्लान क्लब कब आता है? 3rd ऑफ जून 1947 को आता है। कब आता है माउंट बेटन प्लान? 3rd ऑफ जून 1947 को आता है। और इस प्लान के अंतर्गत एक फीचर रहता है, फ्रीडम विथ पार्टीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम विथ पार्टीशन। इसका मतलब क्या कि अब हम भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन कैसे? पार्टीशन के साथ। मतलब अब दो देश बनेंगे, कौन कौन से? इंडिया एंड पाकिस्तान। समझ में आया? तो माउंट बेटन प्लान जो था वो ये कहता था कि अब हम भारत को आजाद कर देंगे, पार्टीशन के साथ आजाद कर देंगे। और इस चीज को दोनों ने, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी स्वीकृति दे दी और मुस्लिम लीग ने भी स्वीकृति दे दी। तो इसीलिए माउंट बेटन प्लान कहीं ना कहीं बहुत एक स्पीडी तरीके से हमारे भारत को स्वतंत्र करने में सहयोगी रहा, क्योंकि इनके जितने भी प्लान्स थे यही माउंट बेटन प्लान कन्वर्ट होकर के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के रूप में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यही जो माउंट बेटन प्लान था, दिस प्लान गेट approved and converted as Indian Independence Act of 1947। तो यही एक्ट जो था इसको अप्रूव कर दिया गया और इसी एक्ट को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब जो जो प्रोविजंस यहाँ पर लिखे हुए थे माउंट बेटन प्लान के अंतर्गत, उन्हीं प्रोविजन को एक्सेप्ट करके अब उसको एक एक्ट में तब्दील कर दिया गया और उस एक्ट का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। और ये एक्ट को स्वीकृति कब मिल जाती है? ऑन the midnight of 15th of August 1947। तो अस्तित्व में ये एक्ट कब आता है? ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, ऑन द मिडनाइट ऑफ 15th of August 1947। और तब जाकर के हमारा भारत देश जो है वो स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। पहला हमको ये याद रखना है कि क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर थे,
ब्रिटेन के, उन्होंने बोला था कि 30 जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे, ठीक है। उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए माउंटबेटन प्लान आता है जो 3 जून 1947 को आता है, और उसमें कहा जाता है कि हम भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन पार्टीशन के साथ हम भारत को आजाद करेंगे। और फिर फाइनली ये प्लान अप्रूव हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अस्तित्व में कब आता है, 15 अगस्त 1947 को वो अस्तित्व में आता है, और इस तरीके से हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिल जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस थे, ये हमको देखने की जरूरत है, ठीक है। इसका हम प्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे क्योंकि जितनी चीजें हैं वो मैं आपको यही बता दूंगी, तो आप नोट कर लेना। प्रेजेंटेशन की जरूरत तो नहीं है कि है, नहीं है ना, ठीक है। चलो प्रोविजंस हम देख लेते हैं ध्यान से, इसका प्रोविजंस, ठीक। देखिए, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, सबसे पहली बात इसमें यह कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान दो देश बनेंगे और दोनों को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। डोमिनियन स्टेटस फॉर द टू न्यू कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। दो नई कंट्रीज बनाई जाएगी और दोनों नई कंट्रीज को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त होगा। अब आप मुझसे पूछो कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, तो डोमिनियन स्टेटस बेसिकली ना समझना यहाँ पे, डोमिनियन स्टेटस, ये डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड थी वो बहुत पहले से चली आ रही थी। 1920s 1922 के टाइम से ये डोमिनियन स्टेटस जो है वो भारतीयों को चाहिए था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, हम अपने एक्ट्स, हम अपने नियम कानून सब हम बना सकते हैं, लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट रहेगा वो कौन रहेगा, ब्रिटेन रहेगा या ब्रिटिश पार्लियामेंट रहेगा, पार्लियामेंट रहेगा। मतलब समझिएगा, जो हेड ऑफ स्टेट रहेगा उसके पास सिर्फ नॉमिनल पावर रहेगी, लेकिन रियल पावर जो है वो हमारे इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में रहेगी। समझ में आया ये चीज? तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब ऐसा होता है कि इंडियन मिनिस्टर्स एक्ट बनाने में, नियम बनाने में, कानून बनाने में, अपने देश को रेगुलेट करने में सक्षम रहेंगे, लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट रहेगा वो अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट रहेगा। समझ आया? ये डोमिनियन स्टेटस बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता था फॉर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब समझिएगा कि अब भारत का ट्रांजिशन हो रहा था एक कॉलोनियल कंट्री से इंडिपेंडेंट कंट्री की तरफ। समझ में आया? भारत का ट्रांजिशन हो रहा था कैसे, पहले क्या थी वो, कॉलोनी थी, कॉलोनी थी, और अब वो क्या बन जाएगी, इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगी। तो अब भारत का एक ट्रांजिशन हो रहा था कॉलोनी से इंडिपेंडेंट कंट्री के बीच में, और यही ट्रांजिशन में डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करवाया गया कि अगर कोई भी दिक्कत आती है भारत को, किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी होती है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट उसकी मदद करेगा, लेकिन भारत अपने आप में स्वतंत्र है किसी भी तरीके के फैसले को लेने के लिए। समझ आया? तो ये डोमिनियन स्टेटस के अंतर्गत ना क्या किया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था। समझ आया? क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था फॉर बोथ द कंट्रीज, फॉर बोथ द कंट्रीज। ये हम ऊपर में और अच्छे से लिखेंगे, पहले इतने को समझ लो। और ये डोमिनियन स्टेटस कब से कब तक रहा, 1947 से 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा भारत को प्राप्त रहा। अच्छा, 1950 तक ही क्यों प्राप्त रहा, बताओगे कोई?
कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था या कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकृति मिल गई थी। तो 1947 से 1950 तक का जो टाइम पीरियड था, इसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस के रूप में दर्जा प्राप्त रहा, जिसके अंतर्गत भारत अपना संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन हेड ऑफ स्टेट के रूप में कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट था, और गवर्नर जनरल एज अ हेड ऑफ स्टेट वहां पर काम कर रहा है। समझ आया इतना? ठीक, अब इसको मैं इरेज कर दूं, नहीं करूं? अच्छा, लिखोगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था डोमिनियन स्टेटस, बाकी प्रोविजंस हम उसमें देखेंगे। चलो लिख लो, एक काम करो पहले, है ना, जल्दी से। तो डोमिनियन स्टेटस हमारे लक्ष्मीकांत में उतने अच्छे से मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपको इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का जो डिमांड है वो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत पहले से किया था, ठीक है, लेकिन ये डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं मिला था, लेकिन 1947 में फाइनली डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया था भारत को। ठीक, बाकी के एक्ट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, जितना हम एक्ट पढ़े, है ना। देखो, उसको मैं चाहती ना तो 2 वीडियोस में खत्म कर देती, ऐसे लिखवा लिखवा के, लेकिन आपको चीजें याद होना जरूरी है, और सभी के प्रोविजंस आजकल सीधा सीधा पूछता है, इसीलिए मैं 4 सेशंस ली। 4 सेशंस लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आपको चीजें याद होनी चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे कि इसकी जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन भाई आजकल सीजीपीएससी व्यापम का कोई अनुमान नहीं है, कुछ भी वो उठा के पूछ देते हैं, तो हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तैयारी करनी है, ठीक, और हमको उसी तरीके से हमारा प्रिपरेशन रखना है कि कुछ भी पूछे हम रेडी रहें। ठीक है, लिख लिए इसको। अब मैं इसको इरेज कर रही, है ना। ये डोमिनियन स्टेटस का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे या इवन आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो बहुत बार आपको ये डोमिनियन स्टेटस का क्वेश्चन या वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं इसके और कौन कौन से प्रोविजंस आपको यहाँ पर हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पर, पहला प्रोविजन क्या था कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो दे दिया गया। दूसरा क्या था कि अब डोमिनियन स्टेटस के अंतर्गत गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, क्या अपॉइंट किया जाएगा? गवर्नर जनरल फॉर बोथ द कंट्री, दोनों कंट्रीज के लिए गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो इंडिया के लिए हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? हमारे लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए जो गवर्नर जनरल बने वो कौन बने? हमारे जिन्ना जी बने। ठीक, तो ये हमको याद रखना है कि गवर्नर जनरल दोनों कंट्रीज के लिए बनाए गए, और इंडिया के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन जी रहे जितना भी टाइम पीरियड रहा, और पाकिस्तान के लोगों ने बोला कि नहीं भाई, हमको अब ब्रिटिशर से कोई संपर्क नहीं रखना है, इसीलिए पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में कौन आए? हमारे जिन्ना आए। समझ आया इतना? ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो वॉइसरॉय, या आप ऐसे लिखो, पोस्ट ऑफ वॉइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर डिसमेंटल्ड, मतलब जो वॉइसरॉय की पोस्ट थी और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट थी वो पूरा खत्म कर दिया गया। अब वॉइसरॉय की जगह किसको अपॉइंट कर दिया गया? गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर दिया गया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को भी डिसमेंटल कर दिया गया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का यहाँ पर कोई काम नहीं रह जाता। ठीक है, चौथा चीज, अब जो इंडिया है ना, इंडिया इज नाउ capable of dismantle any or every law of British, या आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉ passed by British Parliament,
meant, including Indian Independence Act। इसका तात्पर्य क्या है कि अब जो इंडिया है वो क्या रहेगा, केपेबल रहेगा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई भी अगर पास्ट में लॉ पास किया गया है तो उसको वो पूरी तरीके से निरस्त करने में, डिसमेंटल करने में अब भारत केपेबल है, इंक्लूडिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। मतलब अगर भारत चाहे तो इस एक्ट को भी कहीं ना कहीं रद्द कर सकता है। तो अब भारत के हाथ में पूरी पावर है कि कोई भी एक्ट और किसी भी तरीके का एक्ट को वो डिसमेंटल कर सकता है। समझ में आया इतना? ठीक है, ये चीज हमको देखने को मिला। और अब हम जो है, अब नाउ इंडिया इज अलाउड टू मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स चॉइस। मतलब अब भारत स्वतंत्र है किसी भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एक्सेप्ट करने में या बनाने में। भारत को किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। भारत अपने आप में समक्ष है कि वो किसी भी तरीके का और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत के लिए बना सकता है। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? बहुत सिंपल सिंपल प्रोविजंस हैं। जितने भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास किए गए थे उस सभी को कैंसिल कर दिया गया। वॉइसरॉय की पावर को अब गवर्नर जनरल के हाथ में रख दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पोजीशन को हटा दिया गया। भारत अब किसी भी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में समक्ष था। भारत अब किसी भी तरीके के एक्ट को डिसमेंटल करने में समक्ष था कि अब हमको कुछ भी आपका एक्ट या आपके द्वारा पास एक्ट अब हम नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरा चीज ये कि छठा प्रोविजन क्या था कि जो हमारे गवर्नर जनरल रहेंगे वो क्या रहेंगे, नॉमिनल हेड रहेंगे ओनली, बट जो रियल पावर रहेगी, बट द रियल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स। तो हमारे जो भारत के मिनिस्टर्स रहेंगे उनके हाथ में अब रियल पावर रहेगी और गवर्नर जनरल केवल नॉमिनल हेड के रूप में रहेंगे। गवर्नर जनरल इंडियन मिनिस्टर्स का जो भी फैसला रहेगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य रहेंगे। He should or he must accept each and every decision that was taken by Indian ministers। अब गवर्नर जनरल का किसी भी प्रकार का वीटो या किसी भी प्रकार का डिसीजन यहाँ पर मान्य नहीं रहेगा, यहाँ पर अलाउड नहीं रहेगा। इंडियन मिनिस्टर का जो डिसीजन रहेगा वो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। समझ आया? इतनी ही सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर फाइनली आप एक दो चीजें यहाँ पर याद रख लीजिए कि हमारा फर्स्ट पार्लियामेंट के रूप में कौन आया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, फर्स्ट पार्लियामेंट के रूप में कौन कार्य कर रहा था? जब तक हमारा पार्लियामेंट नहीं बना था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे लिए पार्लियामेंट का काम कर रही थी। पार्लियामेंट का काम यहाँ मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर दो कार्य कर रही थी। एक तो उनका कार्य था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, हमारा संविधान बनाना, और दूसरा रेगुलेशन ऑफ इंडिया। तो दोनों कार्य वो एक ही समय पे निभा रही थी। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य कर रही थी और दूसरा हमारे भारत का जो शासन प्रशासन है वो संभाल रही थी, जब तक एक अच्छा ढांचा हमारे भारत के लिए बना नहीं दिया जाए या फिक्स ना हो जाए। तो ऐसा पूछता है कि विच बॉडी वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो आपको लिखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझ आया इतना? इसमें कोई डाउट है आपको? एक बार फिर से देख लीजिए। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त हुआ दोनों कंट्रीज को, है ना। गवर्नर जनरल्स बनाए गए दोनों कंट्रीज के लिए। इंडिया के लिए कौन आए? लॉर्ड माउंटबेटन आए। पाकिस्तान के लिए कौन रहे?
जिन्ना रहे। इसके साथ ही साथ वाइसरॉय की पोस्ट को खत्म करके गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को डिसमेंटल कर दिया गया। इंडिया अब किसी भी तरीके के लॉ को जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है उसको डिसमेंटल करने में समर्थ रहेगा, इंक्लूडिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी अगर वो चाहे तो निरस्त कर सकता है। ठीक है, इसके साथ में गवर्नर जनरल अब केवल नॉमिनल हेड रहेंगे, उनके पास कोई रियल पावर नहीं रहेगी। रियल पावर जो रहेगी हमारे भारतीय मिनिस्टर्स के हाथ में रहेगी। इसके साथ ही साथ पहला पार्लियामेंट के रूप में कौन वर्क कर रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क कर रहा। समझ आया? ये चीज हम ओवरऑल देखते हैं हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत। एक चीज हम और लिख लेते हैं, वैसे ये उतना नहीं पूछता, बट जब फ्री कैबिनेट आई, जब 1947 में भारत को आजादी मिली तो कैबिनेट का गठन किया गया, जिसमें अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग दिए गए थे। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसको होम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है ना, एक पर्सन को फाइनेंस के लिए अपॉइंट किया गया। तो फ्री इंडिया का पहला कैबिनेट कैसा दिखता था वो हम देख लेते हैं, और कौन कौन से मिनिस्टर्स ने कौन कौन सा कार्यभार संभाला था वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। वैसे वो लक्ष्मीकांत में मेंशन्ड है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप लिखिए यहाँ पर फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947, पहला कैबिनेट फ्री इंडिया का। इसमें मेंबर्स आप लिखिए यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर आप लिखिए पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियो हेड। ठीक, यहाँ पर मेंबर्स और यहाँ पर पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू पहली बार क्या बने थे, किसी को पता है? क्या पोस्ट था इनका? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का इनका पोस्ट रहा। ठीक है, इसके साथ ही साथ में इनका एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये संभालते थे। ये दो चीजें हमको याद रखनी है। इसके बाद देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनका हम देखेंगे होम मिनिस्टर के रूप में रहे। मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज लिखा रही हूँ। ठीक है, होम मिनिस्ट्री इन्होंने रखा, और भी बहुत सारे थे लेकिन हमको इंपॉर्टेंट देखना है। इसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो रहे वो रहे फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए, है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ये रहा। इसके बाद में देखिए क्या था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, जो किसके लिए थे? हमारे एजुकेशन के लिए। इसको हम अभी याद भी करेंगे, अभी पहले नोट करिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई थे, किसके लिए थे? रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट के लिए थे। ठीक है, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट के लिए थे। इसके बाद में जग जीवन राम, ये किसके लिए थे? लेबर के लिए थे। ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री। ठीक, इसके बाद में बलदेव सिंह थे, सरदार बलदेव सिंह, वो किसके लिए थे? डिफेंस के लिए थे, डिफेंस। इसके बाद में राज कुमारी अमृत कौर, किसके लिए थी? हेल्थ के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे 2-3 और बचा बस।
CH भाभा किसके लिए थे? कॉमर्स के लिए, ठीक। इसके बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद, ये किसके लिए थे? इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, ठीक। इसके बाद में V.N. गाडगिल थे, किसके लिए? वर्क्स, माइंस एंड पावर, इसके लिए थे, ठीक है। इसके बाद में आप लास्ट लिखेंगे रफी अहमद किडवाई, है ना, ये पर्सन थे, ये थे आपके कम्युनिकेशन के। चलिए, हो गया। ये पूरे मिनिस्टर थे। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आपको याद करवाऊं 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो 12 मेंबर्स हैं और 12 पोर्टफोलियोज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक। समझ में आया? लिख लिए इसको आप। अब कोशिश करिए याद करने का। देखिए, सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपको डिफिकल्ट नहीं होगा, वो डायरेक्टली क्या बने? हमारे फ्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। और उसके साथ ही साथ वो एक्सटर्नल अफेयर्स के भी मिनिस्टर बने। इसके बाद देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? हमारे होम मिनिस्टर। तो अगर आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसमें पटेल जी का नाम इसलिए जाना जाता है क्योंकि भारत में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उसको जोड़ने का काम उन्होंने किया था। तो ऐसे याद रख लीजिए कि घर को जोड़ने का काम किया, इसीलिए होम मिनिस्टर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। यहाँ लिखा हुआ है प्रसाद, ठीक है। तो प्रसाद मतलब फूड। मैं ट्रिक्स बता रही हूँ, अगर सीधा याद करते बन रहा है देन इट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। इफ यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज इट तब मैं ट्रिक्स बता रही हूँ, लेना है तो लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रसाद लिखा हुआ है, प्रसाद मतलब फूड और उसके साथ आप एग्रीकल्चर जोड़ लो, ठीक। मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो देखिए, हम अब्दुल कलाम जी का नाम सुने, ये वो नहीं है, लेकिन याद करने के लिए अब्दुल कलाम जी अलग है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम से हम अब्दुल कलाम एसोसिएट कर सकते हैं और वो एक अच्छे एजुकेशनिस्ट थे। तो अबुल कलाम आजाद एजुकेशन, समझ आया। इसके बाद जॉन मथाई। जॉन मथाई जो थे वो रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट के लिए थे। तो इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो, एक बहुत फनी है लेकिन याद कर सकते हो, मठाई को आप मिठाई से एसोसिएट कर सकते हो। और मिठाई जो है वो रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह। आप लोगों को खाना है मिठाई और आप लोग जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, लेकिन आप लोगों को टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ऐसे याद करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और रटते जाओगे तो हमेशा भूलोगे। तो मिठाई से मिठाई एसोसिएट कर लो, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। इसके बाद जगजीवन राम, लेबर। तो देखिए, जगजीवन राम अपने आप में एक थोड़ा सा वैसा साउंड कर रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, खैर वैसे हम एसोसिएट नहीं कर सकते, हम ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि कोई एक राम करके एक पर्सन है जो बहुत अपना इंपॉर्टेंट लेबर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो लेबर याद कर लिए उससे। बलदेव सिंह, डिफेंस। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि हमारे जो सिख भाई होते हैं वो बहुत अच्छा डिफेंस में रहते हैं, तो सिंह से आप डिफेंस याद कर लो, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर। अमृत कौर में अमृत, अगर हेल्थ अच्छा है तो वो किसके समान है? अमृत के समान। हेल्थ अच्छा है तो अमृत के समान है, हेल्थ गया तो सब गया, ऐसे एसोसिएट कर लो। इसके बाद CH भाभा, कॉमर्स। तो C से CH भाभा और C से कॉमर्स, समझ आया? एक बार फिर से देखो, याद हो रहा है कि नहीं? जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर, बिना देखे बोलना है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, प्रसाद से फूड एंड एग्रीकल्चर। अबुल कलाम आजाद एजुकेशन। डॉक्टर जॉन मिथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। जगजीवन राम, राम लेबर, राम लेबर, है ना। बलदेव सिंह, सिंह डिफेंस। अमृत कौर, अमृत हेल्थ।
याद हो रहा है? ठीक। CH भाभा से C से कॉमर्स, ठीक है। इसके बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद, यहाँ पे भी प्रसाद है तो ये प्रसाद से कंफ्यूज मत होना ना, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। तो आप इसमें अब डायरेक्ट ही याद करो, हर चीज का ट्रिक नहीं होता। श्यामा प्रसाद इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। VN गाडगिल माइंस एंड पावर्स। तो गाडगिल की बहुत सारी कमिटीज हमको देखने को मिलती है, तो बहुत सारी कमिटीज बनाई गई जिसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए, ऐसे याद रख लो। तो वर्क याद रख लेना, उसमें माइंस एंड पावर्स भी याद रख लेना, ठीक है। फिर फाइनली रफी अहमद किडवाई यानी कि कम्युनिकेशन। तो इसको ऐसे याद रख लो कि हमारे जो रफी साहब थे वो एक सिंगर थे बहुत अच्छे, अपनी बात को वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते, ठीक है। मैं ऐसे याद रखी हूँ तो आप कम्युनिकेशन से याद कर लीजिए, ठीक है। रफी कम्युनिकेशन, ठीक। नोट्स मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, नोट्स इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट जितना दिमाग में रहना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से देखो, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, मौलाना अबुल कलाम एजुकेशन, जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, जगजीवन राम लेबर, बलदेव सिंह डिफेंस, अमृत कौर से अमृत का हेल्थ, CH भाभा से C से कॉमर्स और ये कॉमर्स, श्यामा प्रसाद सीधा याद रखना इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, कुछ ट्रिक होगा तो अपने से बना लेना, VN गाडगिल वर्क माइंस एंड पावर, और रफी से कम्युनिकेशन। समझ आया? ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा एक चैप्टर खत्म होता है जिसमें हमने 4 क्लासेस ली, ठीक है। इसके बाद हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए भी है कि हमारा ये 4 सेशंस कंटिन्यू हो चुका है जिसमें हमने पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को कवर किया है। इसके बाद हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे जिसमें सिर्फ एक ही सेशन लगेगा, एक सेशन में वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद।